पहले तो मैं सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा। ये जो वेबिनार है, एम्पावर यू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसके पहले हम लोग वेबिनार एम्पावर यू के तरफ से 5 वेबिनार करवा चुके। सो दिस इज़ द 6th वेबिनार दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्पावर यू। इसके पहले हम लोग ने कंप्यूटर साइंस, मेडिकल फील्ड, अर्थ साइंस ब्रांचेस, सीए, उसके बाद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के ऊपर वेबिनार कंडक्ट करवा चुके। ये हमारा 6th वेबिनार है जो हम लोग लीगल फील्ड या लॉ एज अ करियर ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एम्पावर यू बेसिकली एक इनिशिएटिव है और ग्रुप ऑफ आईटीएंस का, जहाँ पर कि हम लोग एंड टू एंड करियर काउंसलिंग होलिस्टिकली और साइंटिफिकली देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जब अपने स्कूल लाइफ में थे तो हमें फील होता था कि हम लोग हमारे जो करियर चॉइसेस है वो पेरेंटल विश या पीयर प्रेशर या सोसाइटल एक एटीट्यूड के हिसाब से हम लोग अपना करियर को चुनते थे। कहीं ना कहीं वो हम लोग का सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होता था। तो हमें फील हुआ क्योंकि अभी बहुत सारे फील्ड्स न्यू है, इमर्जिंग है, तो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए कि जो भी उनका पैशन है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई करे और पूरे नॉलेज के साथ उस फील्ड में उतर पाए। तो एम्पावर यू इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर एक होलिस्टिक और साइंटिफिक वे में एक स्टूडेंट अपना करियर को चुन सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज अपना जो हमारे साथ स्पीकर जुड़े हुए उनको वेलकम करना चाहूँगा। हमारे साथ आज हर्षिता मैम जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हर्षिता मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने प्रेशियस टाइम हमें दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वेबिनार के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें किसी तरीके से फ़ायदा मिले। जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन हर्षिता मैम के बारे में। Harshita ma'am has completed her BA LLB from Nalsar College from Hyderabad. Right now, she is serving as a senior associate in Trilateral. So, welcome, ma'am. थैंक्स संजीवन। इट्स गुड टू बी हियर। आई होप इस वेबिनार के बेसिस पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉ करियर के ऑप्शन में देखना है तो उनको कुछ हेल्प मिले। बिल्कुल बिल्कुल मैम। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, आप किसी तरीके से अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए। बहुत ध्यान से जो भी मैम बता रही है और प्रेजेंटेशन के द्वारा जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आप नोट कीजिएगा। हो सकता है ये आगे जाके आपको करियर चूज करने में सहायता हो सकता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो काइंडली आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे वेबिनार के एंड में जाएंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे। हमारा जो वेबिनार है शेड्यूल है 1 आवर के लिए, जहाँ पर 45 मिनट्स हर्षिता मैम हमें लीगल फील्ड लॉ के बारे में बताएंगे और लास्ट के 15 मिनट्स हम लोग जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशंस है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग अपना वेबिनार शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हर्षिता मैम, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अभी 9th में है, कुछ है जो 10th से 11th जा रहे हैं, कुछ है जो अपना 12th में है और इसके बाद शायद वो अपने कॉलेज में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जो लॉ एज अ करियर है उसका इंडिया में और अब्रॉड में किस तरीके का स्कोप है और क्यों एक स्टूडेंट को लीगल फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना कि जैसे आपके ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं जिसमें लोग जाते हैं, जिसमें करियर बनाते हैं, उसमें से एक लॉ है। अ, आप मेडिकल देखते हो, आप इंजीनियरिंग देखते हो। उस समय से लॉ एज़ अ करियर चलता आ रहा है इंडिया में अब्रॉड। सो
एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था लॉ का, जहाँ पे आप लिटिगेशन करते थे, आप कोर्ट जाते थे, कोर्ट में लॉयर बन के आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करते थे क्लाइंट्स के लिए। पहले वो फील्ड चलता था। नाउ आई वुड से पिछले 20-25 साल में लॉ का स्कोप इतना वाइड हो गया है कि लिटिगेशन एक बहुत ही छोटा पार्ट रह गया है ऑफ लॉ। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स और अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बहुत ल्यूक्रेटिव भी हैं, जो मे बी फॉर समवन जिसको जाके कोर्ट कचहरी में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको इंडिया से अब्रॉड भी ले जा सकते हैं। पर्टिकुलरली लीगल फील्ड में जब आप कंपनीज के साइड में जाते हो, कंपनी लॉ या फिर उसके एसोसिएटेड जो लीगल स्ट्रीम्स हैं, उसमें आप जाते हो, तो देयर आर लॉ फर्म्स इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, जो सारे आपके बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, बड़े आपके जो कंपनीज इंडिया में हैं, उनके डील्स करते हैं, उनके लिए उनका काम करते हैं। तो दैट इज़ अ सेपरेट फील्ड, उसको कॉर्पोरेट लॉ आप कहते हैं। कॉर्पोरेट लॉ के भी अब बहुत सारे छोटे-छोटे नीश फील्ड्स आ गए हैं, जहाँ पर आप सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट लॉ नहीं करते हो, आप डील्स कराते हो कंपनीज़ को या उनकी कंप्लायंस देखते हो। तो उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से हर 2-3 साल में एक नया फील्ड खड़ा होता है लॉ में अब, जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। ओवर एंड अबव दैट, अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो देयर इज़ अ एकेडमिक करियर दैट यू कैन बिल्ड इन लॉ, जिसमें आप एकेडमिक्स में जाके रिसर्च पेपर्स, पॉलिसी रिसर्च, इस सब में घुस सकते हो, जिसका स्कोप अब इंडिया में भी काफ़ी बढ़ गया है। बट अब्रॉड तो डेफिनेटली है। यूएन के साथ, यूएन की सारी एजेंसीज के साथ है, आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं बाहर, उनके साथ है। इंडिया में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर लीगल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इनकरेज किया जाता है इंटर्नशिप्स के लिए या वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो इंडिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं। एंड दीज ऑप्शंस आर ग्रोइंग, और ये बढ़ते भी जाएंगे, इसलिए क्योंकि लॉ मेरे हिसाब से एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर आपको पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ जाए, तब भी लॉयर का काम कभी खत्म नहीं हो सकता है। लॉयर का काम चलता ही रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी में कोई डिस्प्यूट होना ही है, किसी को कुछ काम लीगली करवाना ही है, और वो कराने के लिए एक लॉयर की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ लीगल फील्ड को अगर हम लोग ब्रॉडली देखते हैं तो इसमें एक लिटिगेशन एक ऑब्वियस पार्ट आता है, यस। जहाँ पर हम लोग कोर्ट में कोई एक क्लाइंट को या फिर किसी के बिहाफ में हम लोग केसेस हम लोग पुट अप करते हैं और उसके बिहाफ में हम लोग लड़ने का कोशिश करते हैं। दूसरा जो एक और पार्ट है जो कि बहुत बड़ा एक सेक्शन है वो कॉर्पोरेट लॉ है, जो कि हम लोग कोई भी फर्म हो गया उसके लिए हम लोग जो भी लीगल फील्ड में ज़रूरतें है उसको फिल अप करते हैं। थर्ड थिंग जो मुझे समझ में आया हम्म। वो एकेडमिकली हम लोग लीगल फील्ड को परसू कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, थिंक टैंक्स, कि किस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, बॉडीज है, चाहे वो यूएन हो या फिर बाकी कोई सा भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल बॉडीज क्यों ना हो, उसमें एक रिसर्च फील्ड में भी हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा मैम थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे सकते हैं कि इंडिया में मतलब स्पेसिफिकली इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग या ग्रोइंग एक फील्ड है, और अब्रॉड में लीगल फील्ड में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी है। तो अ, इंडिया में अगर आप मुझसे पूछोगे, तो तीनों फील्ड्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, और तीनों फील्ड्स ग्रो कर रहे हैं। आज आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पास इतने केसेस हैं, उनको आप छोड़ो, आप नीचे ट्रायल कोर्ट्स में भी आओ तो उनके पास इतने केसेस हैं कि अगर कोई इंसान अपनी डिग्री के बेसिस पे लिटिगेशन में जाना चाहता है, थोड़ी मेहनत से, थोड़ा डेवलप करके अपना करियर बेस, वो एक बहुत ही अच्छा लास्टिंग करियर उसमें बना सकता है। तो वो एक लिटिगेशन एक ऐसा पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूट्स बढ़ते जाएंगे कंट्री में। जजेस उतने ही हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लॉयर्स भी उतने ही हैं एक लेवल के। तो उसमें हमेशा डिमांड रहेगी। कॉर्पोरेट लॉ की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो अभी जैसे मैंने बोला रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसका रीज़न ये है कि आपके जो मोदी जी के इनिशिएटिव्स हैं, मेक माई इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ये सब के चलते बहुत सारे मल्टीनेशनल्स इंडिया में आ रहे हैं, और इंडियन
मल्टीनेशनल्स, इंडियन स्टार्टअप कंपनीज ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसमें आपको काम आएगा और बढ़ता ही जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो, मैं कहूँगी, इक्वली इम्पोर्टेंट एक करियर पाथ है। रिसर्च में भी तीनों में थोड़ा कम, मैं कहूँगी थोड़ा डिफिकल्ट है घुसना, क्योंकि इंडिया में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है रिसर्च वाला जो साइड है वो, उसमें आपके थिंक टैंक्स छोटे हैं, देर अभी वो डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एक डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप है कि लॉयर्स ज़्यादा हैं जो घुसना चाहते हैं, लेकिन इतनी वैकेंसीज नहीं है जिसके लिए वो जिसमें वो जा सकते हैं। वो धीरे धीरे वो भी डेवलप होगा, क्योंकि ग्लोबली एक जो थिंक टैंक्स का इम्पोर्टेंस है वो अब समझा जा रहा है और इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जहाँ तक अब्रॉड जाने की बात है, अ, वो एक बहुत ही डिफरेंट डिस्कशन है, क्योंकि आपकी जो डिग्री इंडिया की है वो बाहर काम नहीं आती है। आपको बाहर जाके उस डिग्री को कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो जैसे आपने इंडिया से एलएलबी किया, तो उसके बाद आपको बाहर जाके वहाँ एक एलएलएम जेडी प्रोग्राम यूएस, यूके डिफरेंट कंट्रीज़ में है, वो करना पड़ेगा। जब आप वो कर लोगे, फिर आपको वहाँ के रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी डिग्री जो वहाँ की बेसिस पे होगी, उसके बाद उस बेसिस पे आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। वहाँ भी आप लिटिगेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी कोई रोक है, लेकिन ये सारे क्वालिफ़िकेशंस के बाद वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ में भी आप घुस सकते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं आज जिन्होंने ऑप्ट किया कि वो बाहर ही जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो अभी यूएस, यूके में सेटल्ड हैं और उनका बहुत अच्छा करियर चल रहा है। और बाहर रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से इस चीज़ को पुश मिला और वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशंस बहुत सारे हैं जो रिसर्च के लिए एक्टिवली लोगों को ढूँढते हैं। तो हाँ, अगर आप रिसर्च के साइड में जा रहे हो, तब भी आपको अपना डिग्री कन्वर्जन तो कराना ही है। आपको वहाँ जाके एक एलएलएम, जेडी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा वहाँ के कॉलेजेस से, एंड देन आप रिसर्च में ज़्यादा आसानी से जा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि लीगल फील्ड इज़ एक्सपेंडिंग एंड विल एवर एक्सपेंड। जैसे-जैसे हम लोग ह्यूमन रेस जब तक रहेंगे, तब तक लिटिगेशन चलेंगे, तब तक लीगल फील्ड हमेशा एक्सपेंड करते रहेंगे। जैसा कि हम लोग डॉक्टर फील्ड में भी देखते हैं। मैम थोड़ा-सा अगर हम लोग आगे बढ़े कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि लीगल फील्ड एक ल्यूक्रेटिव भी है, एक्सपेंडिंग भी है, बट अगर कोई एक 10th या फिर 12th या फिर 9th का स्टूडेंट अपना माइंडसेट बनाता है कि उसे लीगल फील्ड में जाना है, तो उसे किस तरीके का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? किस तरीके का करियर पाथवेज़ उसके सामने बिल्डअप होता है? और किस तरीके का सब्जेक्ट्स या किस तरीके का एटीट्यूड एंड ट्रेट्स उसमें डेवलप होना चाहिए ताकि वो लीगल फील्ड को सक्सेसफुली वो परस्यू कर सकते? तो एट्रिब्यूट्स, मेहनती होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आपको लीगल फील्ड में ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी है। आपको पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ाई से मज़ा भी आना चाहिए। आपको लीगल फील्ड में क्या है, आपकी लॉ के बुक्स हैं और आपके प्रेसिडेंट्स हैं जो कोर्ट ने सेट किए हैं। तो अगर आप दोनों को नहीं जानते हैं, तो आप एक तरह से उस फील्ड में कभी अच्छा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको जो भी काम करना है, उसका वो बेस है। ये सारे जजमेंट्स, ये सारे लॉज़, इनके ऊपर जो कमेंट्रीज़ हैं, ये काफ़ी रीडिंग इंटेंसिव होते हैं। आपके जो रीसेंट केसेज़ हैं जिसकी हम बात करें, अभी मैरिटल रेप पे एक केस आया था फॉर इंस्टेंस, उसका ऑर्डर इज़ 300-400 पेज का ऑर्डर है, तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है लीगल फील्ड में, अगर कोई लीगल इश्यू है, कोई कोर्ट उसको डिसाइड कर रहा है, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल। एग्ज़ाम्स के पहले भी आप 9-10 से इस क्वालिटी को डेवलप करोगे, तो आगे जाके एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगे। लीगल नॉलेज डेवलप करने का जो एक बेस होता है, वो आप 9-10 से भी कर सकते हो। जहाँ तक करियर एग्ज़ाम्स की बात है और आपको क्या उसके लिए एक्सपर्टीज़ हासिल करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ हर एग्ज़ाम्स में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। लीगल रीजनिंग तो ऑब्वियसली विद लीगल नॉलेज आपको बन भी जाएगी, और लॉट ऑफ लीगल रीजनिंग कॉमन सेंस होती है, तो जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको लीगल रीजनिंग, प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बहुत कन्वीनिएंटली आने लगेंगे। आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी होनी चाहिए, बिकॉज़ लीगल फील्ड जो है वो जो मा हो रहा है हमारी कंट्री में या बाहर, उसी से रिलेटेड है। तो जब हम जैसे ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, तो वो एक मुद्दा था पूरे कंट्री में। उसको कोर्ट ने उठाया, उस पे कोर्ट ने
अपना व्यू दिया और उसके ऊपर इतना डिस्कशन हुआ, वो वही लीगल फील्ड है। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने में, इस सब से अपडेटेड रहने में बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम्स वाइज़ सॉरी, बिफोर आई गो टू दैट, राइटिंग इज़ ऑल्सो एक स्किल जो आपको आना चाहिए। अच्छी इंग्लिश राइटिंग, बहुत फैंसी नहीं लेकिन क्लियर, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो भी लीगल फील्ड में हो रहा है, राइटिंग इज़ समथिंग जो आपको हर जगह, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे रिसर्च हो, आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से आदत डालोगे लिखने का, चीज़ों को इम्बाइब करके उसको समराइज़ करने का, उसको समझने का, उसके बेसिस पे एनालिसिस करने का, तो वो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम वाइज़ बहुत ही सिंपल है। 12th के बाद आपका एग्ज़ाम होता है डिफरेंट कॉलेजेस का। एक क्लैट होता है, दैट इज़ योर कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, और उसमें आपके सारे जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, वो उसमें आते हैं, व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द कंट्री टुडे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नेशनल लॉ स्कूल में नहीं आए तो आपका कोई करियर नहीं बनेगा। ये सारे जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, ये 5 साल का कोर्स ऑफ़र करते हैं। टिपिकली ये आपको बीए, एलएलबी ऑनर्स ऑफ़र करते हैं। कुछ हैं, जैसे जोधपुर में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो, एंड आई थिंक 1-2 और होंगे, वो आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपको बीएससी, एलएलबी भी ऑफ़र कर देंगे, या कॉमर्स साइड से भी आप अगर लेना चाहते हो डिग्री, तो बीबीए भी ऑफ़र कर देंगे। मोस्टली बीए, एलएलबी ऑनर्स होता है जो ऑफ़र करते हैं। तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स क्लैट के थ्रू भी होता है, और डिफरेंट कॉलेजेस जैसे जिंदल ग्लोबल इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस, वो भी ऑफ़र करते हैं, और मोस्टली आपको जो भी स्कूल्स हैं वो ऑफ़र करेंगे। कुछ लोग हैं जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको ले लेते हैं, इवन दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ क्लैट, वो उसके बाहर हैं। और कुछ हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, आईएलएस अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, सिम्बायोसिस खुद का करता है। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स का जो 5 ईयर कोर्सेज हैं, वो आप 12th के बाद दे सकते हो। इन केस आपने मन उस समय नहीं बनाया, या आप कुछ और करना चाहते थे, या आपका नहीं हुआ और आपने कुछ और किया, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी लॉ कर सकते हो। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स, वो आपका 6 इयर्स हो जाता है, कि 3 साल ग्रेजुएशन का, और उसके बाद 3 साल का लॉ का कोर्स आप करोगे फॉर एलएलबी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है वो, बॉम्बे में जीएलसी ऑफर करता है, आईएलएस ऑफर करता है, जिंदल ग्लोबल ऑफर करता है। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पोस्ट योर ग्रेजुएशन भी ऑफर करते हैं। अगेन उनके भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं, वो आपके मार्क्स पे भी लेते हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ओके मैम, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग हुआ, अगर हम लोग लीगल फील्ड लेना चाहते हैं एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू परस्यू लीगल लॉ एज अ करियर ऑप्शन, तो हमें दो ट्रेड्स तो मिनिमम होना चाहिए, जो कि जुडिशियल जो वर्डिक्ट्स आते हैं, जो हम लोग के कोर्ट से वर्डिक्ट आ रहे हैं, उसका बहुत थॉरो रीडिंग का एक हैबिट डेवलप करना। और सेकंड है कि कंटिन्यूअस लर्निंग। वो कोई ऐसा नहीं कि एक स्टेज में जाके रुक जाता, वो हमेशा चलते जाता, क्योंकि लॉ हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे जैसे सोसाइटी में या फिर किसी तरीके का पॉलिटिक्स में हम लोग का चेंजेस आता है। सेकंड थिंग, अगर हम लोग कोई एग्जाम के लिए लीगल फील्ड में अपियर करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ एक ट्रेड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने कहा कि एक लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, सेकेंडली लीगल रीजनिंग होना चाहिए, कि लॉ को स्टडी करके उसको इंटरप्रेट करने का एक हमारे पास कैपेबिलिटी डेवलप होना चाहिए विद टाइम। थर्ड थिंग कि हमारा एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि लॉ हम लोग का आइसोलेटेड नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से, करंट पॉलिटिक्स से या इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड कि हमारे में एक इंग्लिश राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो भी लीगल पेपर्स निकलते हैं, चाहे लीगल पेपर्स नहीं लेंगे तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा लेते हैं, वो लॉयर्स पैराडाइज बोलते हैं, उसका लीगल जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जिस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं उतना इजी नहीं होता है, जिसके वजह से लीगल लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थर्ड एब्सोल्युटली। थिंग, यस मैम, थर्ड थिंग जो आपने हमें बताया कि किस तरीके का एग्जाम्स हमें आफ्टर आफ्टर स्कूलिंग या आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग को किस तरीके का एग्जाम हमें अपियर करना पड़ता है। एक एग्जाम जिसके बारे में आपने बोला था कि क्लैट हम लोग का एक जनरल जो नेशनल एग्जाम होता है, जो कि
ज़्यादातर जो नेशनल लॉ स्कूल्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू एंट्रेंस लेते हैं। सेकंड, आपका ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग लीगल फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा है मैम कि जैसे अगर 10th के बाद हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स 4 तरीके का फील्ड निकल जाता है, स्ट्रीम निकल जाता है। विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रीम जब हम लोग लीगल फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंटली उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से इन चारों फील्ड में से सबसे प्रेफरेबल या फिर सबसे प्रायोरिटाइज कौन सा वाला फील्ड कर सकते हैं हम लोग? ये मेरा पहला क्वेश्चन है मैम। एंड सेकंड, जो आपने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग लॉ को परस्यू कर सकते हैं, तो क्या ये ग्रेजुएशन कोई सा भी फील्ड में हो सकता है या फिर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड कोई हम लोग प्रेफर करते हैं या फिर किसी तरीके का हम लोग का क्राइटेरिया होता है कि इस तरीके का सब्जेक्ट्स बेसिस में ही हम लोग लीगल फील्ड को परस्यू कर सकते हैं? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोल सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देर इज नो गुड और बैड फील्ड मेरे हिसाब से जो आप अपने 11th एंड 12th में लेंगे जिससे आप लॉ नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। लॉ की तैयारी साथ में चलती है और लॉ की तैयारी बहुत सिंपल है। लॉ की तैयारी बस अवेयरनेस रखना अपने आसपास क्या हो रहा है वो है। तो आप कोई भी स्ट्रीम परस्यू करो, आप उसके बाद लॉ का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप देखोगे भी जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्लैट में, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि उन्होंने आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया या साइंस लेके आए हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे भी होते हैं जो अपने नीट के एग्जाम्स या फिर अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स के साथ में लॉ का एग्जाम भी दे देते हैं क्योंकि उनको एक ऑल्टरनेट करियर भी चाहिए, तो वो भी आ जाते हैं इस फील्ड में। अगर लेकिन अगर आपके पास वो फ्रीडम है कि आप चूज करना चाहते हो, आपको ऐसा साइंस और कॉमर्स ऐसा कोई खास लगाव नहीं है और आप चूज कर सकते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आर्ट्स इज ऑलवेज बेटर। कि आर्ट्स के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स भी बन जाते हैं जब आप किसी भी लॉ कॉलेज में घुसते हैं। पहले के क्योंकि ये इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स होता है हर जगह मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस सिर्फ उस वजह से आप अगर पहले से आर्ट्स करके आते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है पहले के 3 साल का जो बीए कोर्स होता है उसको करना। लेकिन ये भी कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे मैंने कहा, आप साइंस करके आइए, आप कॉमर्स करके आइए, आपको सबका बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंस जो बच्चे करके आते हैं उनकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है जो यूजफुल होती है। जो कॉमर्स करके आते हैं उनका इकोनॉमिक साइड स्ट्रांग होता है, जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स का एक पूरा सेक्टर है, मैं उसी में काम करती हूँ। तो वो उसमें बहुत यूजफुल है। और जो आर्ट से आते हैं उनकी लैंग्वेज और उनकी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो उसको यूज करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी आप रिपीट कर सकते हो 3 ईयर लॉ वाले पे? सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ऐसा था कि आपने जैसा बोला कि ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग लॉ परस्यू कर सकते हैं, तो ये जनरल ग्रेजुएशन होता है कि कोई सा भी फील्ड में हो सकता है या कोई हाँ, स्पेसिफिक फील्ड में होता है? ये तो क्वेश्चन था। ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आप इसके बाद लॉ क्यों करना चाहते हो, राइट? अगर ऐसा है कि आप लॉ फॉर द सेक ऑफ फॉर लिटिगेशन करना चाहते हो कि आपको इंडिया का नेक्स्ट हरीश साल्वे बनना ही है, तो आप और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप कोई 5 ईयर कोर्स ले सकते हो उस समय, तो आप कुछ भी ले लो जो आपको इंटरेस्ट करता है और आप उसके बाद 3 साल का कोर्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक बहुत ही डिफरेंट ओरिएंटेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पर लॉ बाय इटसेल्फ उनका एक करियर नहीं है। लॉ एक सपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट हो जाता है जिसको आप कंप्लीट करके एक दूसरे करियर पाथ में जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आपने कॉमर्स किया, उसके बाद अब आपको एमबीए करना है, और एमबीए एंड लॉ का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपनीज बहुत प्रेफर करती हैं और उसमें बहुत ही अच्छे जॉब और पैकेजेस मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पहले लॉ कर लेंगे, उसके बाद एमबीए के लिए एक साल चले जाएंगे, और फिर व्हेन दे कम किसी भी कंपनी में जब वो हायर होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इवन अबव लेट्स से और आईआईएम स्टूडेंट्स इन सर्टेन केसेस। आपको वैसे प्रोफाइल भी मिल सकते हैं। तो ये एनहांसमेंट के लिए भी कुछ लोग अपने करंट जॉब एनहांसमेंट के लिए भी लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको जैसे आईपी लॉ में जाना है, दैट इज अनदर एग्जांपल। जो आपके पेटेंट्स और आईपी राइट्स ये सब की चीजें हैं, अगर आपको इस फील्ड में घुसना है और इसी का इंटरेस्ट है तो आपको साइंस के थ्रू ही घुसना पड़ेगा। क्योंकि जब जब तक आपके पास वो साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो लॉ करने के बाद आप
पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब में अच्छे करियर अच्छे से नहीं बना पाएँगे। उसमें वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ऑफ द प्रोडक्ट जिसका पेटेंट हो रहा है, जिसके राइट्स जिस पे आप काम करोगे। तो ये कुछ फ़ील्ड्स हैं हाँ, जिसमें आपको शायद ज़रूरी हो कि आप एक पर्टिकुलर तरह से ग्रेजुएशन करें, बट दैट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। अगर आपको सिर्फ़ लॉ ही करना है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में घुसना है या मुझे लिटिगेशन करना है या रिसर्च करना है, तब आप कुछ भी करके जा सकते हो। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है मैम। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम और करियर पाथवेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा मेरा और क्वेश्चन था मैम एग्ज़ाम के रिलेटेड कि जो क्लैट हो गया या फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग जो भी लीगल एग्ज़ाम्स देते हैं, इसका अगर आप कॉम्पिटिशन सिनेरियो के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दे सकते हैं कि किस तरीके का कॉम्पिटिशन होता है? और क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है या फिर हमें अलग तरीके का कोई प्रिपरेशन करना पड़ता है? जैसे कि हम लोग बाकी फ़ील्ड्स में देखते हैं कि हम लोग को कहीं न कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी तरीके का सपोर्टिव एक सिस्टम चाहिए होता है। क्या इसमें भी इस तरीके का कॉम्पिटिशन होता है या फिर इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट सिनेरियो है? क्लैट का जो एग्ज़ाम है, मैं बाकी के लिए तो नहीं कह सकती, क्लैट के नंबर्स आते हैं हर साल तो हमने देखे हैं। क्लैट का एग्ज़ाम अब बहुत बड़ा हो गया है। जिस टाइम पे मैंने दिया था ये सारे एग्ज़ाम्स, उस समय क्लैट एग्ज़िस्ट नहीं करता था। मैं प्री क्लैट एरा जो था उसमें लास्ट सॉर्ट ऑफ बैच थी। उसके बाद क्लैट आ गया एंड फिर जो सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग अलग-अलग जाके एग्ज़ाम देते थे, अब वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम देते हैं। तो हमें पता है कि ये स्टार्ट हुआ था तब शायद 3-4 लाख स्टूडेंट्स थे जो देते थे ये एग्ज़ाम। अब बढ़ते-बढ़ते ये 10, 12, 15 लाख तक भी जाके और बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या नंबर है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, मेबी 20 लाख तक भी छू गया हो। तो इसमें इंटरेस्ट जैसे आ रहा है लोगों को, वैसे ये एग्ज़ाम टफ़र होता जा रहा है। कॉम्पिटिशन इसमें क्यों है? क्योंकि जो आपके सारे लॉ स्कूल्स हैं, उसमें से टॉप में देयर आर सम 5-6 हैं, जो बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर एक बार आप चले गए तो वहाँ से आपको जॉब ढूँढना बहुत ईज़ी हो जाता है और जहाँ की एजुकेशन भी दूसरे लॉ स्कूल्स के कंपैरिज़न में बहुत ही अच्छी है। उसमें आपके एनएलएस बैंगलोर आता है, आपका नालसार हैदराबाद आता है, जोधपुर आता है, कोलकाता आता है और गांधीनगर, उड़ीसा अब बहुत अच्छा हो गया है। ये कुछ-कुछ हैं, बाकी सब भी अच्छे हैं बट ये सबसे ज़्यादा अच्छे ही आते हैं, भोपाल, ये सबसे ज़्यादा अच्छे में आते हैं। तो अगर आप देखिए तो इन सारे लॉ स्कूल्स में सीट्स बहुत कम हैं। अभी ऑन एन एवरेज 100 से 150 सीट आपको मिलते हैं पर बैच इन अ कॉलेज। तो जो टॉप के आपके 2500-3000 लोग क्वालीफाई करते हैं, उसी में मोस्टली पूरा का पूरा लिस्ट खत्म हो जाता है, सारे कॉलेजेस में भर्ती हो जाती है। उसी वजह से ये कॉम्पिटिशन इसमें ज़्यादा है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बिल्कुल, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। आप मॉक टेस्ट लो, आप अपना प्रिपरेशन करो, बहुत सारे वो गाइड्स भी आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्लैट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पास्ट ईयर पेपर्स करो आप, पहले आप समझो कि वेदर वो एग्ज़ाम आपके लिए है भी कि नहीं। पहले आप उसको ट्राई करके देखो कि इस एग्ज़ाम में क्या है, आप कंफर्टेबल हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप कोचिंग्स भी जॉइन कर सकते हो, 10th से भी कोचिंग्स हैं। 1-1 महीने की कोचिंग भी होती है 12th में जो लोग करते हैं, जस्ट अगर आप एक और एग्ज़ाम की तरह दे रहे हो लॉ तो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आपने इसमें नहीं क्वालीफाई किया क्लैट में, तो बहुत सारे ऐसे और कॉलेजेस हैं, जिनके एग्ज़ाम आप साथ में दे सकते हो और फिर कहीं न कहीं होपफुली आप आ जाओगे अगर आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल का। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि क्लैट में कितने अटेम्प्ट्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई अटेम्प्ट नंबर है, बट उसमें एक एज लिमिट होता था पहले, अब शायद वो भी हटा दिया है। लेकिन टिपिकली लोग 2 से 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा देंगे भी नहीं, बिकॉज़ आपको कॉलेज चूज़ करके मूव भी करना है। जितना आप टाइम वेस्ट करोगे अटेम्प्ट्स देने में 12th के बाद, उतना आपको भी इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल मैम। एक और करियर रिलेटेड मेरा जो क्वेश्चन था मैम कि जैसे एक स्टूडेंट आपने बोला कि बीबीए या फिर बीए या बीएससी एलएलबी करके, तो बहुत सारे हमारे साथ जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, कुछ हो सकते हैं 9th में है, 10th में है, तो उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनके क्लैरिटी के लिए क्या आप हमारे हमारे लिए थोड़ा-सा ईज़ी कर सकते हैं कि बैचलर्स फिर मास्टर्स फिर एमबीए किस तरीके का हम लोग का सिनेरियो रहता है जब हम लोग लीगल तो फील्ड को चुनते हैं? तो लीगल फील्ड में आपका जैसे मैंने बताया 5 साल का एक कोर्स होता है जो आप 12th से निकल के करते हैं। उसमें आपको ऑनर्स कोर्स होता है।
तो दैट इज योर LLB. ओके, LLB इज द बेसिक कोर्स, वो सबसे छोटी ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए लॉ में कुछ भी करने के लिए। तो वो BA-LLB ऑनर्स टिपिकली आपको मिलता है 5 ईयर कोर्सेज में, या फिर BSc साइंस स्ट्रीम से अगर आप जाएंगे तो बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ लॉ मिलता है आपको, या BBA इज बैचलर ऑफ बिजनेस एंड अलॉन्ग विद दैट आपका बैचलर ऑफ लॉ। तो ये दो डुअल डिग्री आपको मिलती है 5 साल में। उसके बाद आप LLM कर सकते हैं, वो 1 साल का कोर्स होता है। तो या तो आपने ग्रेजुएशन किया, BA, BSc, BCom किसी DU टाइप के कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल, उसके बाद आपने LLB किया, या फिर आपने 5 साल का LLB 12th के बाद कर लिया। दोनों का इफेक्ट सेम होता है, सिर्फ फर्क ये है कि वो इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का है, और अगर आप ग्रेजुएशन करके LLB करोगे तो वो आपको 6 साल लग जाएंगे। उसके बाद आप LLM कर सकते हो। LLM आप इंडिया से भी कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो। बाहर आपके LLB के ग्रेड्स पे आपको LLM में एडमिशंस मिल सकते हैं बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है बाहर। बट इससे नेक्स्ट लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज हैं, किंग्स कॉलेज है, आपके जर्मनी में कॉलेजेस हैं जिन पे 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो फिर आप उसको परस्यू करके आप बाहर से भी 1 साल LLM कर सकते हो। इंडिया में भी जो ये सारे क्लैट के कॉलेजेस हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, और दूसरी जिंदल जैसी यूनिवर्सिटीज, ये भी आपको LLM करने देते हैं, विच इज मास्टर्स इन लॉ। वो कोर्स करने के बाद आप चाहें तो आप PhD भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, फिर स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर आपको लीगल फील्ड में जॉब ढूंढना है, लिटिगेशन में जाना है या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, तो LLB के बाद आप वो कर सकते हो। ओके ओके मैम। अगर जैसे अगर हम लोग लीगल फील्ड ले लेते हैं मैम, और एक एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक हाफ नॉलेज रहता है मैम। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जब हम लोग लीगल फील्ड को परसू करते हैं, तो इसमें किस तरीके का अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आता है और किस तरीके का चैलेंजेस हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जब हम लोग कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, तो वो बहुत सारा चीज़ मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसेशन चल रहा है कि नहीं, या फिर बूम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा मार्केट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं लीगल फील्ड में भी कुछ एक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, कुछ एक चैलेंजेस भी होते हैं। तो बहुत ब्रीफली अगर हमें आप बता सकते हैं, वैसे आपने थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है मैम, फिर भी अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंज लीगल फील्ड में किस तरीके का हो सकता है। सो चैलेंजेस काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। अगर आप चैलेंजेस वाइज़ देखोगे तो एक एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है लीगल फ्रेटर्निटी में, जो कई हद तक मैं कहूँगी गलत भी है, कि जो नेशनल लॉ स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं 5 ईयर कोर्सेज़ में, या फिर जिंदल ग्लोबल से निकल रहे हैं 5 ईयर कोर्सेज़ में, और 3 ईयर कोर्सेज़ में जो DU से निकल रहे हैं बच्चे, वो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी इतने अच्छे नहीं होते हैं। और इसकी वजह से जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि आप जो ये 5 साल या 3 साल जो भी आप अपना कोर्स करोगे, उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, और हर सेमेस्टर के एंड में आपको 2 महीने या 1 महीने ऐसे का टाइम मिलता है, जिसमें आपको इंटर्नशिप करना होता है। वो इंटर्नशिप में आप कहीं भी जाके किसी लॉयर के चेंबर में, या किसी लॉ फर्म में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्न कर सकते हो। उसमें भी एक तरह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आप इन लॉ स्कूल से नहीं हो टू गेट इन। जॉब वाइज भी वही इशू रहता है। लिटिगेशन में अगेन ये इशू है कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है लिटिगेशन में, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है लिटिगेशन में, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा भागा-दौड़ी करनी पड़ेगी, थोड़े इंटर्नशिप्स लेने के लिए भी थोड़ी कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लिटिगेशन में वो ज़्यादा होता है। लॉ फर्म्स में आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, उनका भी थोड़ा बायस रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने LLB एज़ अ कोर्स किया है, तो मेरे हिसाब से स्काई इज़ द लिमिट। आप LLB करके अगर आप लॉ में ना भी घुसो, आप फिर एंटायरली डिफरेंट, जैसे मैंने बोला, MBA में चले जाओ, या फिर आप किसी किसी स्टार्टअप में असिस्ट करने लगो। तो जो भी आप गेन करते हो नॉलेज फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ अ लॉ कॉलेज, वो आपको यूज़फुल रहता है। कहीं न कहीं उसका यूज़ रहता है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो मोर देन 95% ऑफ द पॉपुलेशन उनके पास नहीं है।
तो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ बहुत सारे नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ भी मैं देख रही हूँ। बहुत सारे मेरे कलीग्स थे जो स्टार्टअप्स में चले गए, डिफरेंट बिज़नेस स्ट्रैटेजी इस तरह के रोल्स में विद अ लीगल बेंट। बहुत सारे हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल फील्ड्स में भी हैं, लिटिगेशन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई रिसेशन का ऐसे ऊपर-नीचे होना बहुत ही माइनर इम्पैक्ट होता है, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया कि काम आता रहता है इस सेक्टर में, कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा। तो यही चैलेंजेस हैं मोस्टली। ओके। तो वैसे तो आपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो मैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हुए जो 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके का स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स रिलेटेड टू लीगल फील्ड हमारे स्टूडेंट्स के सामने रहते हैं। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत वीक होता है, तो उनके लिए किस तरीके का गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट या कोई एनजीओ के तरफ से स्कॉलरशिप या फेलोशिप्स या फिर इस तरीके का सपोर्टिव सिस्टम होता है या नहीं होता, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो मैं। तो जहाँ तक क्लैट की यूनिवर्सिटीज़ का ही बात है, तो उनके स्कॉलरशिप्स होते हैं। आईडीआईए उसका एक ऑर्गेनाइज़ेशन है आईडीआईए, जो इनसे जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते उन बच्चों को भेजना कॉलेजेस में, उनका स्कॉलरशिप उठाते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, और उसके बाद उसमें से कुछ बच्चों का डिपेंडिंग उनके कैसे रैंक आए हैं और उन्होंने वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, वो उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। अ, उम, बहुत सारे कॉलेज, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आई वुड से, आप उनके साथ एक अगर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, तो आप कॉलेज में क्वालिफ़ाई करके भी जाके बात करोगे, तो वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एलएलबी लेवल पे इतने स्कॉलरशिप्स नहीं हैं, जो जैसे एलएलएम लेवल पे होते हैं, वो थोड़ा-सा एक गैप है। लेकिन एलएलबी लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में भी जा रहे हो। जैसे आप अगर आईएलएस या जीएलसी या कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर कॉस्ट भी बहुत कम है, और यूजुअली वो कोई ना कोई ऑर्गनाइज़ेशन आपको हेल्प करके कवर कर देती है, अगर आप कॉलेज से डायरेक्टली बात करो तो। जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, वो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने जैसे बोला आईडीआईए है, या कॉलेज डायरेक्टली भी आप अगर बात करो और आपने अच्छा रैंक लाया है, आप कॉलेज में आए हो, आपको पढ़ना है, तो वो हेल्प करते हैं। अ, और थोड़ा-सा इंटर्नशिप सिनेरियो के बारे में अगर आप थोड़ा-सा हम लोग को एनलाइटन कर सकते हैं मैम। तो लीगल फील्ड में इंटर्नशिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज़ इंटर्नशिप्स के बेसिस पे ही आपका एक कनेक्ट नेटवर्किंग भी होती है। आप लोगों से मिलते हो, आपको समझ में आता है कि किस तरह की जॉब्स हैं, आपको क्या पसंद है, क्योंकि आप जब 9, 10th, 11th, 12th से भी जाओगे, तो आपके दिमाग में होगा कि शायद लॉ ऐसा है। आपने कुछ टीवी पे देखा होगा, आपको लगेगा लॉ इस तरह का होता है। जब आप कॉलेज में अपने जाके पढ़ाई करना शुरू करोगे, तब आपको समझ आएगा लॉ थोड़ा फ़र्क है। और उसके बाद जब आप एक्चुअली कॉलेज से निकलने लगोगे और जॉब करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि लॉ बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि जो भी आपने सीखा है वो एक बेस था, लेकिन एक्चुअली में आप बहुत अलग चीज़ें करते हो। इसीलिए इंटर्नशिप ज़रूरी है, ताकि आप जाके हैंड्स ऑन वो काम करके देखो कि आपको पसंद है कि नहीं है। सपोज़िंग आपने कॉर्पोरेट लॉ सोचा बचपन से कि मैं करूँगा, और आपने जाके जब कॉर्पोरेट लॉ का इंटर्नशिप किया, तो आपको समझ ही नहीं आया। आपको ना वो काम पसंद आया, ना आपको उस तरह का एनवायरनमेंट पसंद आया, एंड फिर आपको लगा कि लिटिगेशन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप्स करें। हर सेमेस्टर में आपका जब भी सेमेस्टर खत्म होता है, एंड आई थिंक बैंगलोर और एक आध जगह हैं जहाँ के नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ट्राइमेस्टर सिस्टम फ़ॉलो करते हैं। तो साल में 3 उनके बैचेज़ होते हैं, ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जिसके बीच में आपको छुट्टियाँ देते हैं वो, या फिर सेमेस्टर होंगे। तो उन हर छुट्टी में आपको जाके किसी ना किसी जगह पे इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट फर्म में, या किसी कंपनी में, या किसी रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन के साथ, या फिर किसी लॉयर के साथ। कॉलेजेस के अपने खुद के इंटर्नशिप सेल्स होते हैं, और उसमें टिपिकली आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, आपकी प्रेफ़रेंस की लिस्ट पे तैयार करते हैं, और फिर वो इन सारे ऑर्गनाइज़ेशंस को भेजते हैं, जहाँ से वो लोगों को भी पिक करते हैं। आप अपना प्रेफ़रेंस दे सकते हो, फिर वो लोगों को पिक करते हैं। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, अपना कॉलेज, अपना सीवी, ये सब डाल के एचआर को आप डायरेक्टली लिखोगे, तो वो भी आपको इंटर्नशिप दिलाते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें कॉलेजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है, और जब आप कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ के इंटर्नशिप सेल के थ्रू ये होता है। जितना मुझे समझ में आया मैम कि
जो इंटर्नशिप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि लीगल फील्ड जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत चेंज होता है, उसमें जो फेस होता है उसका वर्क नेचर होता है, बहुत चेंजेस आते हैं। तो कहीं न कहीं एक स्टूडेंट अपना अगर ज़ोन खोजना चाहता है तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपोज़र और एक प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है रादर दैन कि एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए इंटर्नशिप बहुत ही मायने रखता है। मैम एक अगर और कोई चीज़ मैं अगर ऐड करना चाहूँ राइट, ऑन द इंटर्नशिप साइड कि एक और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक प्री प्लेसमेंट ऑफर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर आपने एक ही जगह पे इंटर्न किया, एक जैसे लॉ फर्म में आपने इंटर्न किया, 3-4 साल इंटर्न किया, बहुत अच्छा काम किया, तो वो आपके कॉलेज खत्म होने से पहले ही आपको ऑफर दे देंगे। तो अगर आप उस फील्ड में जाना ही चाहते हो, आपको पता है या किसी लॉयर के साथ आपने काम किया और उनको आप पसंद आए, तो आप उनके साथ लग सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो व्हाई इंटर्नशिप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं न कहीं इंटर्नशिप हमारा जो प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ या मतलब एक प्रोस्पेक्ट्स है, उसको भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। अगर कोई जैसे मैम लीगल फील्ड में चले जाता है, तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन रहता है कि उसमें जो जॉब नेचर कैसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं जो लीगल फील्ड में जाते हैं सिमिलर टू लाइक मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे एक पुलिस का बहुत लाइफ हेक्टिक हो जाता है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं और उसका कहीं ना कहीं सोशल लाइफ के वजह से उसका पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस हो जाता है, ऐसा एक इमेज बना हुआ है। और लीगल फील्ड में किस तरीके का जॉब नेचर रहता है उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं मैम। लीगल फील्ड डिमांडिंग है, इसीलिए मैं जो भी मुझसे पूछता है कि इस फील्ड में घुसना चाहिए कि नहीं, मैं उससे ये कहती हूँ कि आपको यू हैव टू लव योर जॉब, यू हैव टू लव बीइंग अ लॉयर और उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि आप इस फील्ड के लिए सही हो कि नहीं हो, क्योंकि ये डिमांडिंग फील्ड है। अ, ये कोई भी इसमें दो राय नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो डिफरेंट स्ट्रीम्स मैंने आपको बताया है लॉयर्स के लिए, सब में आपको मेहनत करनी है और काफ़ी मेहनत करनी है। एज़ आप टाइम जितना निकलता जाएगा, आपने वो चीज़ें की हुई हैं, आपका एक्सपर्टीज़ बिल्ड होता जाएगा, तो चीज़ें सिंपलर हो जाएँगी, लेकिन फिर भी इतनी सिंपल नहीं होंगी कि आप बस यू नो आँख बंद करके आपका काम हो गया, 9 टू 5 जॉब है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे फ़ील्ड्स में आपको 15 से 20 घंटा काम करना है डेली और तभी आपका कुछ हला-भला होना है, ऐसा भी नहीं है। अ, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। लॉ फ़र्म्स में मोस्टली आपको काफ़ी वर्क लाइफ़ बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पर आप एक कंपनी के लिए नहीं काम करते हो, आप 5-6 कंपनीज़ के लिए काम करते हो। लोग लॉ फ़र्म में क्यों रहते हैं? क्योंकि सैलरीज़ बहुत ही हाई होती हैं लॉ फ़र्म्स में। और आपको काम जिस तरह का मिलता है, जो एक्सपोज़र मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता है। इन कंट्रास्ट अगर आप किसी भी कंपनी में लीगल इन हाउस चले जाओगे, तो आपको इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा जितना लॉ फ़र्म को होता है। कुछ दिन होंगे मे बी जब आप 8-9 बजे तक काम कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रात-रात भर बैठ के आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ फ़र्म से 1-2 साल शुरू करके वो मेहनत करके अपना एक्सपर्टीज़ बिल्ड करते हैं और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि इन हाउस चले जाएँ। लिटिगेशन में तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको कोर्ट में अपीयरेंस भी करना है, क्लाइंट से भी मिलना है, रिसर्च भी करना है, ड्राफ्ट भी बनाना है। तो उसमें और जब आप जूनियर हो, सीनियर को असिस्ट करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, उसमें टाइम देना पड़ता है। उस हिसाब से आई वुड से कि लिटिगेशन में जब तक आप उसको एन्जॉय नहीं करते हो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने जो देखा है लॉयर्स जो लिटिगेटर्स हैं, वो इतना ज़्यादा अपने काम काम से उनको इतना प्यार है कि उनके लिए वो जॉब नहीं रहता है, वो उनकी ज़िंदगी बन जाती है, कि उनको वही करना है, उनको नेक्स्ट केस जीतना है, उनको इस केस का प्रिपरेशन करना है, तो वो उस तरह से उसको लेते हैं। तो येस इट इज़ अ डिमांडिंग करियर, वर्क लाइफ बैलेंस आपको खुद से ढूँढना पड़ेगा। मैं एक लॉ फर्म में 6 साल से हूँ, मेरे लिए ईज़ी नहीं रहा है वर्क लाइफ बैलेंस ढूँढना, लेकिन मैंने ढूँढा है। तो हर आदमी कर सकता है आई बिलीव बट आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसे कि मेरा भी ये एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे अगर लिटिगेशन में जाते हैं, तो एक क्लाइंट अपना जो भी प्रॉब्लम लेके आता है, तो शायद कहीं न कहीं लॉयर उस प्रॉब्लम के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है होगा कि उसको अपना जो पर्सनल लाइफ़ बोल के अलग जैसा कुछ नहीं दिखता होगा।
तो इस हिसाब से कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ उसका काफ़ी हद तक सैक्रिफाइस हो जाता होगा, जब हम लोग इस तरीके का हाई प्रोफाइल या हाइली सेंसिटिव केसेस से साथ डील करते हैं। आई वुड से सैक्रिफाइस होता है, आप टाइम निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप सोचोगे कि खुशी लाइफ रहेगी कि आप 4 घंटे काम करके बैठोगे, तो वो भी नहीं होता है। किसी ने अभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली जो मैंने कवर नहीं किया था, वो मेरे दिमाग से निकल गया कि आप जज कैसे बनते हो? अ, जुडिशरी में भी ऑप्शंस बहुत हैं घुसने के। आप अपना एलएलबी करने के बाद जो भी स्टेट के रिस्पेक्टिव जुडिशियल एग्ज़ाम्स हैं उसको दे सकते हो और जुडिशियल एग्ज़ाम देने के बाद आप अगर क्वालिफ़ाई कर गए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो सिस्टम है उसमें घुस जाते हो। आप उसमें मैक्सिमम लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो चीफ जज हैं वो बन सकते हैं आप और वहाँ से कुछ लोग प्रमोट होके हाई कोर्ट में भी जाते हैं बट दैट इज लाइक आपने 20-25 साल नौकरी कर ली एज अ जज तो उसके बाद आप जाते हो वहां तक। अगर डायरेक्टली आप बात कर रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग कैसे जाते हैं, तो वो लिटिगेटर्स हैं जो बार एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, लिटिगेट करते करते फिर आप जितना टाइम आप स्पेंड करते हो और जितने केसेस आप लड़ते हो उसके बाद आप एक सीनियर लॉयर बन जाते हो, एक सीनियर काउंसिल बन जाते हो और जब आप एक सीनियर काउंसिल बन जाते हो उसके बाद सीनियर काउंसिल के ही पूल में से लोगों को रेकमेंड किया जाता है। जो जुडिशरी है करंट सिटिंग जुडिशरी या फिर जो बार काउंसिल है उससे भी रिकमेंडेशंस जाते हैं और वहां से लोग जजेस बनते हैं। तो वो दूसरा तरीका है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप जजेस बनते हो। बट अगर आप एग्जाम दोगे आफ्टर योर ट्वेल्थ सॉरी आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम लॉ एलएलबी करके तो आप जो स्टेट जुडिशरीज हैं उसमें आ सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बट एक जो फाइनल क्वेश्चन हमेशा रहता है हमारे मन में कि जब भी हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें कि जब भी हम लोग करियर को चूज़ करने जाते हैं, तो सबसे बड़ा रोल कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स या गार्डियंस का होता है। तो इर्रेस्पेक्टिव कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है, क्या हमें ड्राइव करता होगा, कहीं न कहीं हम लोग का जो एंड जो जज है, जो हमारे लाइफ में भी जो जज है, वो हमारे पेरेंट्स या फिर गार्डियंस होते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो भी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका पैशन है लॉ परस्यू करना, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ अगर मैसेज अगर आप दे सकते हो मैम? मैं प्रोबेबली एक आपको अपने एक्सपीरियंस से एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे खुद के फादर ही वाज एन आईएएस ऑफिसर और उन्होंने साइंस अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस में दी पहले। उन्होंने एमएससी किया मैथ से और फिर वो पॉलिटिकल साइंस जो भी उन्होंने किया एंड देन ही गॉट इनटू द सर्विसेज। एंड उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि उनकी बेटी भी ऐसे साइंस में जाए। अ, तो उन्होंने मुझे शुरू में परस्यू करने को इसको कहा। लेकिन उन्होंने थैंकफुली फॉर मी उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत स्ट्रगल करती थी मैथ्स के साथ, साइंस के साथ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। बाय द टाइम मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, जैसे-तैसे करके मैंने दिया एंड आई पास्ड, आई गॉट आउट ऑफ इट लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अगर उस स्टेज पे मेरे फादर, मदर दोनों ने ये चीज़ नहीं देखी होती कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है और मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो शायद आज मैं बहुत ही डिफरेंट प्लेस में होती और मैंने जो भी सक्सेस अपने करियर में पाया है वो नहीं पाती। उन्होंने मेरे अंदर टाइम इन्वेस्ट किया, 10th के बाद भी समझने की कोशिश की कि मुझे क्या सब्जेक्ट्स पसंद आएँगे और उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पे मैं क्या करियर किस तरह का कर सकती हूँ। मुझे लीगल फील्ड में इंटरेस्ट था, मुझे आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें परस्यू करने दी। और 12th में भी जब मुझे मेरे रिजल्ट्स आए थे तो उस समय आई हैड एन ऑप्शन कि मैं लॉ भी कर सकती थी, मैं सेंट स्टीफेंस में मुझे एडमिशन मिल रहा था, एलएसआर में मिल रहा था, तो मैं उस रूट भी जा सकती थी। बट उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक प्रोफेशनल डिग्री लेना प्रोबेबली, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट था मेरा वैसे भी, वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। और वो जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया लेकिन फ्रीडम भी दिया साथ में, वो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद जो भी मैंने डिसीजंस लिए मुझे लगा कि वो मेरे हैं। उसको और वो डिसीजंस पे मैंने मेहनत किया। अगर मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगता है कि अगर पेरेंट्स और गार्डियंस राइट डायरेक्शन में अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करें, तो वो बच्चा जहाँ भी पहुँचेगा, वहाँ पर उसका करियर बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी को ऐसे करियर में डाल दोगे क्योंकि आपको लगता है कि वो सही है और बाद में वो बच्चा वहाँ पर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो एंड में ना वो बच्चा सक्सेसफुल होगा, ना आप सक्सेसफुल होगे।
तो एक वो डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी प्रिसाइज़ली और एक्यूरेटली इस सिनेरियो को हमारे सामने रखा है और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। अ, हम लोग इसके बाद थोड़ा-सा जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। बट उसके पहले थोड़ा-सा हम लोग अपने एम्पावर यू जो हमारा इनिशिएटिव है उसके बारे में कुछ 1 मिनट का मैं बताना चाहूँगा। तो एम्पावर यू बेसिकली एक हम लोग ग्रुप ऑफ आईआईटियंस हम लोग मिल के ये शुरू किए थे, जहाँ पर हमें भी हमारे जो जर्नी है उसी से हम लोग ने इंस्पायर होके इस तरीके का इनिशिएटिव लिया था। कहीं न कहीं हमारा जो एक करियर चॉइस है, वो हमारे अलावा सब लेते थे। तो कहीं न कहीं हम लोग एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका ढूँढा जिससे कि हम लोग एक स्टूडेंट को अपना सबसे सूटेबल करियर ढूँढने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली 4 स्टेप्स फ़ॉलो करते हैं या 4 हम लोग पैरेलल्स फ़ॉलो करते हैं। तो पहला जहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट एक टेस्ट में अपीयर होता है और उसके पर्सनैलिटी वाइज़, उसका इंटरेस्ट वाइज़, उसके वैल्यूज़ के वाइज़ या फिर उसके स्किल्स एंड एबिलिटीज वाइज उसको पूरी तरीके से एक टेस्ट दिया जाता है। और ये टेस्ट कोई टाइम बाउंड टेस्ट नहीं है, ये ओपन टेस्ट है, जब भी आप मन करे आप दे सकते हैं। उस टेस्ट के बेसिस में एक 34 पेजर रिपोर्ट आता है जो कि काफ़ी डिटेल्ड होता है और उसमें आपके सबसे सूटेबल करियर्स के बारे में बताया जाता है कि आपके सबसे पर्सनालिटी को देखते हुए किस तरीके का करियर्स आपके लिए बेस्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 4-5 ऐसे फ़ील्ड्स सजेस्ट किए जाते हैं, बट देन एक स्टूडेंट 4-5 फ़ील्ड को परस्यू नहीं कर सकता है और फिर भी उनको कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि 4-5 फ़ील्ड में एग्ज़ैक्टली कौन-सा फ़ील्ड उनके लिए बना हुआ है। तो जो थर्ड हम लोग का स्टेप रहता है, वो एक वन ऑन वन करियर काउंसलिंग रहता है, जहाँ पर एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट आते हैं और उस रिपोर्ट के बेसिस में एक स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि उनका सबसे सूटेबल करियर कौन-सा हो सकता है। फिर भी एक स्टूडेंट को एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है कि उसका करियर कहीं न कहीं उसे फ़ील नहीं आता है, जिसके वजह से हम लोग जो फोर्थ हम लोग का जो पिलर है वो वेबिनार है जो कि आज हर्षिता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके का हम लोग वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं ताकि एक स्टूडेंट को एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो कि वो एक करियर फील्ड को अगर लेना चाहता है तो उसमें थोड़ा-सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा-सा भी ऐसा हाफ नॉलेज या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके का हम लोग ने पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है। आई होप कि जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े या फिर जो भी हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े, वो कम से कम एक बार हमारे वेबसाइट में जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो हम लोग शेयर कर देंगे। तो इसके इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, कुछ एक क्वेश्चंस ऑलरेडी मैम ने आंसर कर दिया है, बट कुछ एक क्वेश्चन जो अभी भी है उसको हम लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैम ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए क्या करना होगा? और दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ की डिग्री नहीं है क्या मैम? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी दो तरह की चीजें आप करते हैं। लिटिगेशन भी होता है उसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोर्ट्स में के सामने लिटिगेशन होता है। ट्रेडमार्क है कि नहीं, पेटेंट किसका है, ये सब चीज़ों पे इश्यूज होते हैं। एक बहुत फेमस केस था जहाँ पर जावेद अख्तर जी की लिरिक्स की कॉपीराइट किसी ने चोरी कर ली थी, तो उसको भी कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना पड़ा था। तो इस तरह का लिटिगेशन साइड भी है उसमें। और कॉर्पोरेट साइड भी है, जहाँ पर आप आईपी किसी को अगर चाहिए अपने पर्टिकुलर ट्रेडमार्क पे या कुछ उन्होंने बनाया है उसके पेटेंट पे अप्रूवल चाहिए, तो वो प्रोसेस भी लॉयर्स कराते हैं। आईपी लॉ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है कि आपको साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड प्रेफरेबली अगर आप उन कॉलेजेस से लॉ कर सकते हैं जो बीएससी एलएलबी कर देते हैं डिग्री, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। आईपी के लिए डेडिकेटेड फॉर्म्स हैं, दिल्ली में ज़्यादा हैं, दूसरे सिटीज़ में कम होंगी। दिल्ली में आनंद एंड आनंद एक लॉ फर्म है जिसका नाम ऐसे मुझे याद आ रहा है, रेमफ्री सागर एक और लॉ फर्म है। बड़े जो लॉ फर्म्स हैं उनमें भी आईबी टीम्स होती हैं, तो आप पता कर सकते हो ऑनलाइन, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
और आप उस फील्ड में जा सकते हो। डीयू में मैम लॉ की जहाँ तक बात, सॉरी। मैम मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है उनके बेनिफिट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली एक टर्म है कि कोई भी इनटैंजिबल, जो आप छू नहीं सकते हैं, जो आप हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी किसी की अगर हो, वो इंटेलेक्चुअली, दिमाग से क्रिएटिवली आपने डेवलप की हो, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। आप कोई भी नया इन्वेंशन करते हो तो उस इन्वेंशन के डिजाइन्स, उस इन्वेंशन का तरीका, उसका जो ब्लूप्रिंट एक तरह का बनता है, उसके ऊपर भी आपको पेटेंट मिलता है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पेटेंट क्या बोलता है कि बेसिकली मैंने ये चीज बनाई है तो मैं ही इसको यूज कर सकता हूँ और कोई नहीं यूज कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, उसमें जो दवाइयाँ लोग बनाते हैं, उसमें भी पेटेंट होते हैं। जैसे आपके सर दर्द की दवाई है क्रोसिन पेन रिलीफ, वो एक पेटेंटेड दवाई होगी। अ, तो दिस इज पेटेंट्स। और भी तरह की चीजें होती हैं, डिजाइन पे भी आईपी मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है, ट्रेडमार्क से मिलता है। जो भी आपके गूगल का डिजाइन जैसे जो है वो ट्रेडमार्क है, गूगल का नाम। तो वो नाम जो है उसको आईपी बोलते हैं, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई गूगल से मिलता जुलता डिजाइन साइन भी नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको कोर्ट ले जाया जा सकता है और उसको उसको यूज कराए से बंद कराया जा सकता है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फिर उसका एक तीसरा पार्ट होता है कॉपीराइट, जो आपकी किताबें लोग लिखते हैं, या किसी ने, जैसे मैंने बताया, लिरिक्स लिखे किसी गाने के, या किसी मूवी को बनाया, तो वो सारी चीज जो वर्क्स हैं उनको कॉपीराइट करवा सकते हो आप। और कॉपीराइट करने से भी सेम प्रोसेस है कि वो आपकी चीज हो जाती है। ओके। एंड जो दूसरा क्वेश्चन आप आंसर करने वाले थे मैम हाँ, कि डीयू तो में कोई लॉ डिग्री होता है कि नहीं। डीयू में लॉ डिग्री है, जैसे मैंने बताया, डीयू में जो कैंपस लॉ है उनका, सीएलसी, कैंपस लॉ कॉलेज, उसकी डिग्री है। लेकिन डीयू में 5 साल की कोई डिग्री नहीं है। 12th के बाद आप डीयू में लॉ नहीं कर सकते हो। आपको 12th के बाद पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 3 साल। उसके बाद एक सेपरेट एग्जाम होता है डीयू के लॉ का, सीएलसी का, जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और वो एग्जाम क्लैट से काफी मिलता जुलता एग्जाम है उनका भी। वो एग्जाम आप तब क्लियर करके फिर आप 3 साल के लिए लॉ वहां से कर सकते हो। ओके ओके मैम। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं कि क्लैट में कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। वो कहीं ना कहीं पहले एज लिमिटेशन था, अब वो भी हटा दिया गया है। आप क्लैट की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो कि उनके करंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके ओके। जो थर्ड क्वेश्चन है मैम कि बीटेक करने के बाद किस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है अगर आईपीआर में हम लोग को अपना करियर परस्यू करना है तो। तो अगर आपने बीटेक ऑलरेडी किया है तो उसके बाद आप 3 साल का लॉ कोर्स ले सकते हो। अ, अगर आपको एलएलबी करके फिर आईपी लॉयर बनना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी 3 ईयर कोर्स कॉलेज में। डीयू इज वन। अगर आपको ऑलरेडी बीटेक के बेसिस पे कुछ आप काम कर रहे हो जिसमें आईपी इज ओनली अ स्मॉल पार्ट, जो आपको लेट्स से एक कैपेबिलिटी बनानी है, बट आपको फुल फ्लेजेड आईपी लॉयर नहीं बनना है, तो आप बीटेक के बाद एलएलएम भी कर सकते हो। 1 साल का एलएलएम करके आप वो कैपेबिलिटी ले सकते हो। तो इट विल डिपेंड कि आप उसके बाद किस तरह का आईपी में जॉब ढूंढना चाहते हो। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो 5 डिग्री कोर्सेज होते हैं उसके लिए एक जनरल फी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं। फी स्ट्रक्चर उनका सेमेस्टर वाइज आपको पे करना पड़ता है। वो आपको पूरा साल का जो फी है वो ऑलरेडी ब्रेकअप देते हैं। ऑन एन एवरेज आई थिंक इट इज अराउंड, जो आपके नेशनल लॉ स्कूल्स हैं उनका फी करीब 2.5 लाख के आसपास होता है पर साल। 2.5 से 3 लाख तक होता है जो मुझे याद है। बट वो सारा जो फ्री स्ट्रक्चर है वो हर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, अपडेटेड जो सबसे रिसेंट है। और मैम अगर जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दे तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा या फिर किस तरीके का फी स्ट्रक्चर होगा। जिंदल ग्लोबल काफी एक्सपेंसिव है, वहां पर आपका मतलब आई थिंक 15-20 लाख तक भी लग जाता है। वो सबसे एक्सपेंसिव वही है। बाकी जो लॉ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे। जैसे आईएलएस है पुणे में, सिम्बायोसिस पुणे, जीएलसी मुंबई,
ये सब जो हैं इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप डीयू से भी सीएलसी से करोगे तो वो भी एक्सपेंसिव नहीं है इतना। हर कॉलेज का जैसे मैंने कहा उनके ट्रांसपेरेंटली उनका फीस स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज़ विथ हॉस्टल कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा वो ब्रेकअप देते हैं। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है अंचल की तरफ से कि एक लॉयर का लाइफ रिस्की होता है या नहीं होता है? तो इसके बारे में अगर आप कुछ बोल सकते हैं। रिस्की किस हिसाब से अगर आप अगर मूवीज़ देख के बोल रहे हो तो नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आप अगर क्रिमिनल लॉयर हो और आप क्रिमिनल केसेस डिफेंड कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा रिस्क हो। हाँ, मतलब आप माफिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो शायद आपको रिस्क हो कि आप हार दो तो वो कुछ कर दें। लेकिन ऐसा कोई रिस्क नहीं है। कॉर्पोरेट लॉयर को कोई रिस्क नहीं है, किसी रिसर्चर को कोई रिस्क नहीं है और लिटिगेशन में भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ओके, ओके मैम। वैसे तो मेरा जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है कि जजेस से ज़्यादा लोग जजेस से ज़्यादा डरते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, सिविल सर्विसेज के लिए एनएलयू फायदेमंद है या नहीं है? इसके बारे में आई विल गिव यू ऐसा 2 एक कुछ। एग्जांपल्स। मैंने भी सिविल सर्विसेज के लिए बैठा है। 1.5 साल लॉ फर्म में काम करके जिस उस समय जिस स्ट्रीम में मैं लॉ फर्म में थी आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने उसको छोड़ा और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे सिविल सर्विसेज के। तीनों में कुछ मार्जिन से इधर उधर रह गया एंड आई कुडंट मेक इट। मेरी ही कॉलीग मेरी बैचमेट ने एलएलबी करने के डायरेक्टली बाद सिविल सर्विसेज दिए और उनको रैंक 6 आ गया। हमारे उसके बाद जो भी मेरे जूनियर्स भी रहे हैं इससे लॉ स्कूल से उसमें किसी ना किसी बैच में एक आध कोई बंदा तो था जिसका उसी समय उसी तरफ इंक्लिनेशन था और उन्होंने क्लियर किए एग्जाम्स। तो इससे बेनिफिट मिलता है, हाँ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपके जो भी यूपीएससी के पेपर्स हैं वो काफ़ी हद तक लीगल नॉलेज पे भी लीगल नॉलेज से उनका वास्ता है। पॉलिटिकल साइंस, लीगल नॉलेज ये सब का बैकग्राउंड रहता है। आपके जो प्रीलिम्स हैं उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो आप लॉ में पढ़ते हो। आपके जनरल नॉलेज क्योंकि आपकी अच्छी रहती है एज़ अ लॉयर तो उसमें भी हेल्प होता है। आप लॉ एज़ अ सब्जेक्ट ले सकते हो ऑल्दो इट्स वन ऑफ द टफर सब्जेक्ट्स जो आप यूपीएससी में ले सकते हो बट आप ले सकते हो उसको, वो ऑप्शन है। और जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर्स मेंस में आते हैं, उसमें से करीब 2 पेपर तो ऐसे हैं जो एंटायरली मतलब काफ़ी कुछ आपके लीगल बैकग्राउंड से उनका लेना-देना है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी ये सब के क्वेश्चन्स आते हैं और कुछ जो आपके गवर्नेंस और इसके पेपर 4 में आते हैं। पेपर पेपर 3 एंड पेपर 4 टू एन एक्सटेंट पेपर 2 आल्सो। ये सब में आपको लॉ का एक बैकग्राउंड हेल्प करता है। तो येस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ देयर बट यूपीएससी इज़ लिटरली आज इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप लॉ लोगे तो आप सक्सीड करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। वेरी वेल पुट फॉरवर्ड। लास्ट जो क्वेश्चन जो हमें लगता है कि आज के सेशन के लिए होगा मैम कि क्लैट क्या ये लॉयर बनने के लिए कंपल्सरी है? और किस तरीके का स्ट्रीम्स क्लैट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या किसके लिए अपियर हो सकता है? मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कुछ अगर बता सकते हैं मैम। क्लैट ज़रूरी नहीं है, एलएलबी की डिग्री ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि आप एलएलबी की डिग्री जब आपको मिल जाती है, तो फिर आप बार काउंसिल जो भी आपका स्टेट का है, बार काउंसिल, उस बार काउंसिल में आप एक एग्ज़ाम देते हो, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कहते हैं उसको। वो करने के बाद आप उस स्टेट की जब आप पास कर जाते हो उसको, तो आपको उस स्टेट के बार काउंसिल के रोल पे चढ़ा दिया जाता है आपका नाम। उसी के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो। आप कहीं भी जाके अगर कोई भी केस लड़ना चाहते हो या किसी भी लॉ फर्म में जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, तो वो आपसे आपका बार काउंसिल आईडी माँगते हैं। तो उसके बिना आप कर नहीं सकते। क्लैट के थ्रू करिए या किसी दूसरे कॉलेज से करिए, एलएलबी की डिग्री चाहिए आपको। लास्ट जो क्वेश्चन अभी आया कि नॉर्मल कॉलेज में एलएलबी के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? नॉर्मल नॉर्मल कॉलेज। कॉलेज मैं नहीं समझी मतलब? आई थिंक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लैट के अलावा कौन से बाकी जो कॉलेजेस है जो क्लैट के हिसाब से नहीं एंट्रेंस लेते, तो उनके लिए अगर एलएलबी के लिए हम लोग करना चाहते हैं तो किस तरीके का एग्जाम देना पड़ता है?
तो ओके, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है शायद जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। आपके जो डीयू के जैसे कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, राइट? आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो। वो चीज़ लॉ के लिए नहीं है। लॉ के जो इंटीग्रेटेड 5 साल के कोर्सेज 12th के बाद आप करते हो, वो सिर्फ लॉ के कॉलेजेस ही हैं। वो सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं वो कॉलेजेस ही आपको ऑफर करते हैं। इस तरह के कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादातर नहीं ऑफर करते हैं। एक आध कोई हो शायद, आई थिंक जामिया मिलिया में एक कोर्स है जो मुझे पता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक है, और आपका दैट्स इट। सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस में एक है। इन तीनों के अलावा मुझे नहीं पता कि ज़्यादा ऐसे होंगे लॉ कॉलेजेस जो दे आर जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज जिसमें वो लॉ पढ़ा भी रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एक ऑफर करता है बट इट्स नॉट वेरी गुड, मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगी। तो अगर आपको सीरियसली लॉ के फील्ड में घुसना है, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लॉ के फील्ड में घुसना है, तो ये सब आपके लिए बेकार है। उसके लिए फिर आपको क्लैट वाले कॉलेजेस या फिर जो मैंने और कॉलेजेस बताए थे, जिंदल, आईएलएस, सिम्बायोसिस, जीएलसी, ये ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ओके ओके मैम, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के तरफ से क्वेश्चंस थे उनका हम लोग होपफुली जो भी उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है उतना तक आंसर दे पाए। तो इसी के साथ हम लोग आज अपना वेबिनार एंड करेंगे। मैं हर्षिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े उनको किसी तरीके से अपने करियर चूज करने में ये वेबिनार हेल्प किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच मैम, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट as well as from the entire team of Empower You. And with this, I would like to end our webinar. Good luck and have a good day and best थैंक of यू। luck for your future career options. Thank you, ma'am. ऑल द Thank you बेस्ट all. टू एवरीवन एंड थैंक यू। Thank you, ma'am.